आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ख्वाहिशे इश्क भाग 8। उसकी बात सुनकर प्रियांशु हाँ में सर हिलाकर कहता है, वैसे तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया ये तो मैंने पूछा ही नहीं। उसकी बात सुनकर सक्षम कल का सारा इंसिडेंट उसे बता देता है, लेकिन इस बार बताते हुए अनायास ही सक्षम के दिमाग में कुछ खटक गया। तभी प्रियांशु उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? प्रियांशु जैसे ही कहता है वैसे ही सक्षम अपना फ़ोन निकाल कर एक फ़ोन करता है। जैसे ही उधर से फ़ोन पिक होता है सक्षम बिना उधर की बात सुने ही कहता है, एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो। इतना कहकर वो बिना किसी रिएक्शन के फ़ोन काट देता है और एक मैसेज टाइप करके उसी नंबर पर भेज देता है। फिर प्रियांशु को देखते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है हमारा शक सही निकलेगा? उसकी बात सुनकर प्रियांशु अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, पता नहीं, खैर जो भी हो। सक्षम भी हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वह प्रियांशु की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे एक बात बता, तू आज ट्रिप से वापस आया है लेकिन तू बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स लग रहा है। हर बार की तरह तुझे तेरी गर्लफ्रेंड से मिलने की जल्दी नहीं है? कहीं उसने तुझसे तंग आकर ब्रेकअप तो नहीं कर लिया? उसकी बात सुनकर प्रियांशु मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, आज मुझे उससे मिलने जाने की जल्दी नहीं है। और दूसरी बात, उसने मुझसे ब्रेकअप भी नहीं किया, क्योंकि ब्रेकअप तब होता है जब लोगों का मन एक दूसरे से मिल नहीं पाता। यहाँ तो हमारी रूह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो बिना रूह के ज़िंदगी जीना नामुमकिन है। इसीलिए हमारा ब्रेकअप तो होने से रहा। लेकिन एक बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, उम्मीद है तू बात सुनेगा और ठंडे दिमाग से समझेगा। उसकी बात सुनकर सक्षम सीरियस होते हुए कहता है, ऐसी क्या बात है जो तू इस तरह बोल रहा है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसीलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए जल्दी से बता क्या बात है। प्रियांशु बहुत ही आराम से कहता है, तू ये बात तो जानता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ जानता हूँ, और ये भी पता है कि तू जिस आश्रम में रहता था वहीं रहती है। तो फिर ये बता, तू मुझे क्यों बता रहा है? उसकी बात सुनकर प्रियांशु कहता है, हाँ वो वहीं रहती थी लेकिन अब वो कहीं और रहती है। उसकी बात सुनकर सक्षम कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब है तेरा? सीधे सीधे बता ना, बात क्या है? सक्षम के ऐसे पूछने पर प्रियांशु हिचकिचाते हुए कहता है, दरअसल बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, तेरी अक्षरा है। उसकी बात सुनकर सक्षम हैरानी से प्रियांशु की तरफ देखने लगता है। वही प्रियांशु घबराते हुए सक्षम की तरफ देखकर कहता है, देख, अब तू हिंदी फिल्मों की तरह ये मत कहना कि मेरी बहन की ज़िंदगी से दूर हो जा, क्योंकि अब ये तो मुमकिन नहीं है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ ये तू भी जानता है। वही सक्षम को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो बस एकटक शून्य में देख रहा था। जब प्रियांशु की नज़र सक्षम पर पड़ी तो वो सक्षम को ऐसे देखकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सक्षम अपने होश में वापस आता है। तभी प्रियांशु बोलता है, हुआ क्या है तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं चाहता कि तेरी बहन से मैं शादी करूं? सक्षम जल्दी से उसके गले लगकर कहता है, तू पागल है क्या? मैंने देखा है तुझे और तेरे प्यार को बहुत ही करीब से। इसीलिए अगर तू अक्षु से प्यार करता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मैं अपनी अक्षु के लिए तेरे से बेहतर कोई और ढूंढ भी नहीं सकता था। कहीं और कोई भी खड़ा था जो दोनों की बातें सुन रहा था। दोनों की बातें सुनते हुए उसकी आंखें नम हो गई, और वो कोई और नहीं बल्कि अक्षरा थी जो दोनों का ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। तभी उसके कानों में दोनों के बात करने की आवाज़ आई, जिससे उसके पाँव ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वो वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। एक पल को तो उसकी भी धड़कनें रुक गई थी जब सक्षम का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। पर जब सक्षम ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी तो उसकी सांस में सांस आई, साथ ही उसकी आंखें भी नम हो गई। तभी उसकी नज़र दोनों पर पड़ी जिनकी आंखें नम थी और एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। उन्हें ऐसे देखकर वो अपने आंसू साफ करती हुई साथ ही अपने आप को नॉर्मल करके उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोली, हो क्या रहा है आप दोनों दोस्तों का? अरे भाई, हमारे भी बहुत से दोस्त हैं, लेकिन आपके दोस्त आपसे कुछ दिनों के लिए दूर क्या हुए? आप तो उन्हें गले लगाकर रो ही पड़े। उसकी बात को सुनकर सक्षम प्रियांशु से अलग होते हुए कहता है, कौन रो रहा है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा। वैसे भी इसकी याद भी किसे आती है? ये एक दिन के लिए जाए या फिर 100 साल के लिए, लेकिन आना तो इसे घूम कर यही है। कहते हुए सक्षम शरारत से प्रियांशु को देख रहा था। वहीं प्रियांशु भी उसकी बात का मतलब समझते हुए अपना सर नीचे करके मुस्कुराने लगता है। वहीं जब अक्षरा को उसकी बातों का मतलब समझ आता है तो उसके गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं और वो जल्दी से बात बदलते हुए कहती है, आप दोनों को भी भाभी ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, चलो आप दोनों आ जाओ, बाद में दोनों बैठकर चुगली करना। उसके इतना कहते ही सक्षम फौरन उसकी छोटी पकड़कर कहता है, क्या बोला तूने? मैं चुगली कर रहा हूँ? एक बार फिर से बोल के दिखा।
उसकी ऐसी बातें सुनकर अक्षरा जल्दी से अपनी बात बदलते हुए कहती है, भाई आप क्या क्या सुनते रहते हो, मैंने कोई चुगली नहीं की, मैं तो बस ये कह रही थी कि हाँ हाँ बातें करते रहना प्लीज, छोटी छोड़ दो ना, दर्द हो रहा है। तभी सक्षम की नज़र प्रियांशु के चेहरे पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर अक्षरा का दर्द नजर आ रहा था। ये देखकर वो अक्षरा की चोटी छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही अक्षरा भागती हुई कहती है, आपने बिल्कुल सही सुना था, मैंने चुगली ही कहा था, आप दोनों यहाँ चुगली ही कर रहे थे, कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, क्योंकि दोनों की ही जान इस शैतानी की पुड़िया में बसती थी। इसी के साथ दोनों ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी सक्षम दीक्षा की तरफ देखते हुए कहता है, अभी मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन आप चले जाइए प्रियांशु के साथ। आपके ऐप को कंप्लीट करना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसे तो मैं घर पर बैठकर भी कंप्लीट कर सकती हूँ ना। और अगर मैं ऑफिस चली गई तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? ज़्यादा चोट नहीं आई है मुझे, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और घर में काकी है ना, और बाकी के 2 सर्वेंट्स भी हैं, तो मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इनकी हेल्प ले लूँगा। लेकिन आपका भी ऑफिस जाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ऑफिस जाने को कह रहा हूँ। उसकी बात सुनकर दीक्षा को भी लगता है कि उसे अभी ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि जिस ऐप पर वो काम कर रही थी उसको लॉन्च करने में कुछ ही दिन का टाइम था और उसे कंप्लीट करने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। यही सब सोचते हुए वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। कुछ देर में प्रियांशु और दीक्षा दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके बाद अक्षरा और ईशान भी अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सबके ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही राज घर पर आता है और सीधे सक्षम के रूम की तरफ बढ़ जाता है। घर के सारे सर्वेंट्स उसे पहले से ही पहचानते थे, इसीलिए किसी ने भी उसे रोका नहीं। राज सक्षम के सामने खड़ा था। सक्षम उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला, ये अटैक प्लान था। और जहाँ तक उस गाड़ी की बात है तो वो चोरी की हुई गाड़ी थी। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने गाड़ी को डंपिंग यार्ड कचरे फेंकने की जगह में पार्क करके छोड़ दिया, लेकिन एक्सीडेंटली उस गाड़ी से हमें कुछ ऐसा मिल गया है जिससे हम शायद पता कर सकते हैं। सक्षम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा क्या मिला है? राज उसके आगे एक पैकेट बढ़ा देता है जिसमें एक टूटा हुआ फ़ोन था। उस फ़ोन को देखते ही सक्षम कहता है, तो फिर अब क्या करना है? मुझे नहीं लगता कि तुझे बताने की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर राज हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। राज के जाने के बाद सक्षम अपने रूम में ही अपना लैपटॉप खोलकर ऑफिस से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा था। तभी उसके कानों में एक कड़क आवाज़ बढ़ती है, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि अभी आपको आराम की ज़रूरत है? इस आवाज़ को सुनकर सक्षम मुस्कुराते हुए सामने देखता है तो वहाँ अक्षरा खड़ी थी। दरअसल अक्षरा जब ऑफिस जाती है तो उसका मन काम में नहीं लगता। बार बार उसे सक्षम का ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो लीव लेकर घर आ गई। जब वो घर आई तो काकी हॉल में बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि सक्षम अपने रूम में आराम कर रहा है, लेकिन जब अक्षरा वहाँ पहुंची तो तब उसने देखा सक्षम आराम करने की बजाय काम में लगा हुआ है। ये देखकर उसने गुस्से में सक्षम से कहा तो सक्षम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर उसे अपने पास आने का इशारा किया और अपने एक हाथ से ही अपना लैपटॉप उठाकर साइड रख दिया। अक्षरा आकर उसके पास बैठ गई तो सक्षम प्यार से बोला, लाडो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अक्षरा तुनकते हुए बोली, अच्छा आप ठीक हो तो फिर ये प्लास्टर भी हटवा दो। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, तुझे पता है अक्षु, जब से तुम आई हो मैं तुम में अपनी पुरानी वाली अक्षु को ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। लेकिन आज पहली बार मुझे उस अक्षु की झलक देखने को मिली है। उसकी बात सुनकर अक्षरा की आंखों में नमी आ जाती है। ये तो सच था कि जिन परिस्थितियों में वो रही उन परिस्थितियों ने उसको बचपना छीन लिया था, इसीलिए उसकी शरारत मस्तियाँ सब खत्म हो गई थी। बच गया था तो सिर्फ जिम्मेदारी, लेकिन वो अपने भाई की फिक्र करना भी नहीं छोड़ सकती थी। वो अभी ये सब सोच ही रही थी तभी सक्षम ने अपनी बाहें फैला दी और अपनी तरफ आने का इशारा किया। ये देखकर अक्षरा अपनी आंखों की नमी को संभालते हुए जाकर उसके गले लग गई। वहीं सक्षम भी उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। मैं अच्छा भाई नहीं हूँ ना, मेरे रहते तुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मैं सच में अच्छा भाई नहीं बन पाया। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने हर रिश्ता काफ़ी अच्छे से निभाया है, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। क्या तुम हमारे पुराने घर चलना चाहोगी? उसके इतना कहते ही अक्षरा की आंखों में चमक लिए सक्षम को देखने लगती है तो सक्षम कहता है, ओके तो चलो फिर रेडी हो जाओ, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। अक्षरा फ़ौरन अपने रूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वहीं सक्षम ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी रेडी करने के लिए कहता है और फिर खुद भी फ्रेश हो जाता है। जल्दी ही दोनों साथ में अपने पुराने घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा प्रियांशु के साथ ऑफिस पहुंचती है और अपने कैबिन में चली जाती है।
कुछ देर काम करने के बाद उसके कैबिन का फ़ोन रिंग करता है, जिसे रिसीव करने पर दूसरे साइड से प्रियांशु की आवाज़ आती है। भाभी, वो मिस्टर मेहरा के सर्वर वाली फ़ाइल कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही है। भाई, वो फ़ाइल तो मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ, कहते हुए फ़ोन रख देती है और वहीं रखी एक फ़ाइल उठाकर वहाँ से प्रियांशु के कैबिन की तरफ चली जाती है। कैबिन में पहुंचकर दीक्षा उसको फ़ाइल देती है तो प्रियांशु कहता है, भाभी आप मुझे एक और फेवर करेंगी? उसकी बात का जवाब देते हुए दीक्षा पूछती है, कैसा फेवर? मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या आप मेरे साथ मीटिंग में चल सकती हैं? दीक्षा हाँ में अपना सर हिला देती है। इसी के साथ दोनों कुछ देर उस फाइल को डिस्कस करती हैं और फिर मेहरा इंडस्ट्रीज़ की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों मेहरा इंडस्ट्रीज़ के सामने थे। दोनों अंदर जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें मीटिंग रूम में ले जाती है और फिर उन्हें वहाँ वेट करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दीक्षा को सक्षम का ख्याल आता है और यही सोचकर वो अपना फ़ोन निकालती है ताकि सक्षम को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछ सके। जैसे ही वो फ़ोन रख देती है, वहाँ पर सक्षम का एक मैसेज आया हुआ था जिससे उसके और अक्षरा के उन दोनों के पेरेंट्स के घर पर जाने की बात लिखी थी, जिसे देखकर दीक्षा स्माइल करती है और खुद से ही कहती है, बहुत अच्छी बात है कि आप अक्षरा को लेकर पुराने घर पर गए। जब से वो आई है मुझे कुछ उदास उदास सी लगती है, शायद इससे उसका मूड अच्छा हो जाए। ये सोचते हुए दीक्षा मैसेज का रिप्लाई देते हुए लिखती है, अपना और अक्षरा दोनों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपना फ़ोन रख देती है। तभी मीटिंग रूम का गेट खुलता है और उससे मिस्टर मेहरा अंदर आते हैं। उसके साथ ही उनका असिस्टेंट भी अंदर आता है। दीक्षा की नज़र जैसे ही उसके असिस्टेंट पर पड़ती है वो चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं राजीव शेट्टी था। लेकिन वो खुद को नॉर्मल करती है और मिस्टर मेहरा को ग्रीट करती है। आज पहली बार ही वो यहाँ आई थी। वहीं राजीव का भी हाल दीक्षा को देखकर कुछ ऐसा ही था। दीक्षा को यहाँ देखकर वो काफ़ी खुश था। उसने मन ही मन कहा, देखो दीक्षा, हम बार बार मिल रहे हैं, इसका मतलब किस्मत भी कोई साजिश रच रहा है हमें मिलाने की। तभी उसके कानों में मिस्टर मेहरा की आवाज़ पड़ती है और वो अपनी तंद्रा से बाहर आता है। मिस्टर मेहरा प्रियांशु से कहती हैं, मिस्टर ठाकुर नहीं आए? उसकी बात का जवाब देते हुए प्रियांशु कहता है, सक्षम का कल एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो इसीलिए वो नहीं आ पाया। ओह आई सी। वैसे अब कैसी तबीयत है उनकी? पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर आपको इजाज़त हो तो क्या आप मीटिंग आगे बढ़ाएं? उसकी बात सुनकर मिस्टर मेहरा सहमति देती है तो प्रियांशु दीक्षा की तरफ देखता है और दीक्षा प्रेजेंटेशन देने के लिए उठ खड़ी होती है। सर्वर के डेवलप प्रोसेस के बारे में ये प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद दीक्षा कहती है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने टाइम के हिसाब से आपके सर्वर को डेवलप कर देंगे, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। इसी के साथ मीटिंग खत्म होती है। दीक्षा और प्रियांशु बाहर निकल जाते हैं। दीक्षा अभी अपने ऑफिस के काम से आई थी, इसीलिए उसने राजीव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दीक्षा और प्रियांशु जब अपने कार के पास पहुंचते हैं तभी दीक्षा देखती है कि वो अपना फ़ोन अंदर ही भूल आई है, जिसे देखकर वो प्रियांशु की तरफ देखते हुए कहती है, भाई मैं अपना फ़ोन अंदर ही भूल आई, तो क्या आप गाड़ी में बैठिए, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। प्रियांशु हाँ में सर हिलाकर खुद गाड़ी में बैठ जाता है और दीक्षा वहाँ से अंदर की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो गेट पर पहुँचती है उसे राजीव अपनी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो अपने कदम वहीं बाहर ही रोक लेती है। तभी राजीव उसके पास आता है और उससे उसका फ़ोन देते हुए कहता है, तुम अपना फ़ोन भूल आई थी। दीक्षा हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, थैंक यू मुझे मेरा फ़ोन ला कर देने के लिए। चाहे माना हम कॉलेज में राइवल्स थी, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि हम दोस्त नहीं बन सकते। उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, जितनी कंपटीशन होनी थी वो कॉलेज के टाइम हो गई। इसी के साथ वो अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, फ्रेंड्स। खुद की तरफ बड़े हाथ को देखकर राजीव उसके हाथ को गर्मजोशी के साथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं ऐसा मौका छोड़ना भी नहीं चाहता। इसी के साथ दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी राजीव कहता है, अच्छा सुनो ना, तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो ताकि बातें हो सके। दीक्षा हाँ में सर हिलाते हुए अपना फ़ोन नंबर दे देती है और उससे बाद में मिलने का बोलकर वापस प्रियांशु के पास चली जाती है, जो गाड़ी में बैठा हुआ ही उसका वेट कर रहा था। गाड़ी में बैठने के बाद दीक्षा प्रियांशु को देखते हुए कहती है, भाई क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? प्रियांशु हाँ में सर हिलाकर गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। वो दीक्षा की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे भाभी एक बात पूछूं? दीक्षा हाँ में सर हिलाकर कहती है, हाँ भाई पूछिए ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे भाई क्यों कहती हैं? वैसे तो आप चाहे जो मुझे बुला सकती हैं, लेकिन फिर भी भाई क्यों? दीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, तो ये तो पता नहीं मुझे भी, लेकिन जब जब सक्षम आपके बारे में बताते थे तब तो यही लगता था कि अगर मेरा कोई भाई होता तो आपकी तरह होता, शायद इसलिए। उसकी बात सुनकर प्रियांशु मुस्कुरा देता है और ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। दीक्षा घर के अंदर चली जाती है, वहीं प्रियांशु एक बार फिर से ऑफिस चला जाता है।
अंदर आकर वो सबसे पहले सक्षम के रूम में जाती है तो देखती है सक्षम अपने बेड पर लेटा हुआ है। वो अपने पुराने घर से वापस आ चुका था। तभी दीक्षा उसके पास भर जाती है और हल्के से उसके सर को सहलाकर कहती है, आपको इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। इतना कहकर वो उसे आराम करने का छोड़कर रूम से बाहर निकलने के लिए पलटती है, लेकिन तभी सक्षम उसको दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। उसके ऐसे पकड़ने से दीक्षा जल्दी से उसकी ओर देखती हुई कहती है, आप सो नहीं रहे थे? उसकी बात सुनकर सक्षम उठ बैठता है और शौकी से कहता है, हालांकि मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही आप आ गई। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? उसकी बात सुनकर दीक्षा हिचकिचाती हुई कहती है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर सक्षम उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे दीक्षा उसके पास बेड पर बैठ जाती है। उसके बैठते सक्षम उसकी गोद में अपना सर रखकर लेट जाता है और साथ ही दीक्षा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख देता है और धीरे से कहता है, अब सुकून की नींद आएगी जब तुम्हारा चेहरा नजरे के सामने होगा। उसकी बात सुनकर दीक्षा के चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है। तभी सक्षम कहता है, आपको पता है वाइफ जी, आप जब मेरी बातों को सुनकर ऐसे शर्माती हैं ना, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। लेकिन मुझे ये देखना बहुत ही कम नसीब होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप शर्म की वजह से नहीं बल्कि गुस्से की वजह से लाल होती हैं। उसकी बात सुनकर पहले जहाँ दीक्षा शर्म से लाल हुई जा रही थी, वहीं सक्षम के शब्द खत्म होते होते वो सक्षम को गुस्से से घूरने लगी थी, जिसे देखकर सक्षम एक बार फिर कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आप अपने प्यार का इजहार कर दीजिए, फिर एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब आपके चेहरे से शर्म की लाली कम होगी। उसकी बात सुनकर दीक्षा एक बार फिर से शर्मा जाती है। मुझे लगता है आप दिन प्रतिदिन बेशर्म होते जा रहे हैं। अगर शर्म बढ़ाने के लिए कोई दवाई मिलती है तो मेरे ख्याल से आपको वो लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अचानक ही सक्षम दीक्षा को उसके सर से पकड़कर अपने ऊपर झुका लेता है और उसके चिन पर अपने होंठ रख देता है, जिससे दीक्षा के रोम रोम में एक अलग सी हलचल पैदा हो जाती है। उस एहसास से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। साथ ही उसकी पकड़ जो सक्षम की शर्ट पर आ गई थी वो भी कस जाती है। वहीं सक्षम भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही इस एहसास को महसूस कर रहे थे। दोनों के ही दिल में एहसास थे। जहाँ सक्षम ने अपने एहसास बयान कर दिए थे, वहीं दीक्षा के कुछ एहसास अभी भी अनकहे थे। दोनों की ये ख्वाहिश अब इश्क में डूब जाने की थी। दोनों भी एक दूसरे के एहसास को महसूस कर ही रहे थे। तभी दोनों के कानों में एक आवाज़ पड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। इस आवाज़ को सुनकर दीक्षा और सक्षम दोनों का ही ध्यान उस तरफ जाता है। वहाँ पर अक्षरा खड़ी थी, उनकी तरफ पीठ किए, साथ ही अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। तभी सक्षम ने कहा, क्या हुआ अक्षरा, कुछ बात करनी है? मैं बाद में आती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर चली जाती है। उसकी इस हरकत पर सक्षम स्माइल करता हुआ दीक्षा की तरफ देखता है। वो शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसे ऐसे देखकर सक्षम कहता है, वैसे अक्षरा आप चली गई हैं तो हम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। कहते हुए सक्षम ने दीक्षा को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा, लेकिन जितनी तेज़ी से सक्षम ने उसे अपनी तरफ खींचा, उससे ज़्यादा तेज़ी से दीक्षा उसे छिटक कर अलग हो गई और वहाँ से कबर्ड की तरफ भाग गई और तेज़ी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसे ऐसे भागता देखकर सक्षम मुस्कुरा देता है और वापस से बेड पर लेट जाता है। कुछ देर में दीक्षा बाथरूम से बाहर आती है तो सक्षम को आराम करता देखकर वो बाहर की तरफ निकल जाती है। वो अक्षरा के पास जाती है, जो कि अपने रूम में बैठी हुई अपने ऑफिस का काम कर रही थी, जिसे देखकर दीक्षा कहती है, तुम कमरे में आई थी, कुछ काम था क्या? उसकी बात सुनकर अक्षरा को भी याद आता है कि वो भी सक्षम के रूम में गई थी। भाभी, वो मेरे भाई को देखने गई थी कि वो ठीक तो है, लेकिन भाभी एक बात बोलूं? उसकी बात सुनकर दीक्षा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती है। आप नेक्स्ट टाइम से जब भी भाई के पास रहो तो गेट बंद कर लेना। उसकी बात सुनकर दीक्षा शर्म से लाल हो जाती है तो अक्षरा कहती है, वैसे भाभी इसमें शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ आप जल्द से जल्द जूनियर को इस घर में ले आओ, लेकिन आप दोनों अपना टाइम ले सकते हो। उसकी बात सुनकर दीक्षा थोड़ा उदास होती हुई कहती है, मैंने अभी तक सही से अपने प्यार का हिसाब आपके भाई से किया भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अक्षरा हैरानी से कहती है, वाह, आप मजाक नहीं कर रही हैं ना भाभी? आपकी शादी को इतने महीने हो गए हैं और आपने अब तक इजहार नहीं किया। जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे दिल में आपके भाई के लिए प्यार नहीं था और साथ ही साथ बहुत सारी गलतफहमियां भी थी। अब जब गलतफहमी ख़त्म हो गई और प्यार ने अपनी जगह बना ली तो सक्षम के एक्सीडेंट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर और उसे ऐसे उदास देखकर अक्षरा कहती है, कोई बात नहीं भाभी, देखना भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर आप अपने स्टाइल में भाई को अपने दिल के एहसास से रूबरू करवा देना। उसकी बात सुनकर दीक्षा सिर हाँ में हिला देती है।
क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसके दिल में भी यही सब चल रहा था। ऐसे ही बदमाशी और प्यार केयर के बीच 15 दिन कब बीत जाते पता ही नहीं चला। लेकिन इस बीच सक्षम को इस टूटे हुए फ़ोन से पता चल गया था कि वो गाड़ी जिससे सक्षम का एक्सीडेंट हुआ था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो एक साजिश थी दीक्षा की जान लेने की। इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी विश्वास तो नहीं जाने, लेकिन सक्षम के बीच में आ जाने की वजह से असफल रहा। वहीं आजकल दीक्षा जब भी बाहर जाती तो प्रियांशु उसके साथ ही होता, इसीलिए विश्वास तनेजा के आदमी चाह कर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसीलिए तनेजा ने अपने आदमियों को कुछ दिनों के लिए रोक लिया था। वहीं दूसरी तरफ टीना और उसकी मॉम कुछ तो बड़ा सोच रहे थे जिससे के बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन ये शायद दीक्षा के लिए अच्छा होने वाला था। इन सब के अलावा 15 दिनों में एक चीज़ और जो बदली थी वो थी दीक्षा और राजीव की दोस्ती। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि ये दोस्ती सिर्फ दीक्षा के लिए ही थी, फिर भी दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। आज सक्षम को फाइनल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था और सुबह से ही सक्षम ने दीक्षा को परेशान करके रखा था। कभी शर्ट दो तो कभी पैंट दो तो कभी रुमाल। वो बहाना भी जब खत्म हो गया तो सक्षम ने जानबूझकर अपनी शर्ट का बटन तोड़ दिया और दीक्षा को देते हुए मासूमियत से बोला, वाइफ जी ये टूट गया है, क्या आप इसे लगा सकती हैं? ठीक है मैं लगा देती हूँ, आप अपनी शर्ट उतारिए। उसकी बात सुनते सक्षम की आंखों में शरारत आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, सच में वाइफ जी आप चाहती हैं कि मैं शर्टलेस हो जाऊँ? उसकी बात सुनकर और उसकी शरारत को समझते हुए दीक्षा बोली, नहीं नहीं रहने दीजिए आप, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। कहते हुए वो वहीं ड्रॉर से सुई धागे का डब्बा निकालकर उसमें से सुई लेकर सक्षम के बटन सिलने के लिए उसके करीब बढ़ गई। उसके पास आते ही दोनों के दिल की धड़कन एक अलग ही रफ्तार के साथ दौड़ने लगी, लेकिन सक्षम अपनी धड़कनों को कंट्रोल कर सक्षम की शर्ट का बटन लगाने लगी। वहीं सक्षम की नजरें बस दीक्षा पर ही टिकी हुई थी। वो दीक्षा को देखने में इस कदर खो गया कि उसे ये तक पता नहीं चला कि कब दीक्षा ने बटन लगा भी दिया और वो रूम से भी बाहर चली गई। सक्षम को होश तब आया जब प्रियांशु से बुलाने आया। प्रियांशु को अपने रूम में देखकर सक्षम एक पल को हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही अपने इमोशन को कंट्रोल कर प्रियांशु के साथ बाहर आ गया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। सक्षम ने अब बिना दीक्षा को परेशान किए हुए खाना खाया और प्रियांशु के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ा। आज सक्षम के हाथ पर चढ़ा हुआ प्लास्टर निकल चुका था। डॉक्टर ने यहाँ से निकलते ही सक्षम से प्रियांशु से कहा, ऑफिस चल, पहले कुछ बात करनी है तुझसे। उसकी बात सुनकर प्रियांशु बोला, सब ठीक तो है, क्या बात करनी है? अरे बाबा पहले चल तो। उसके ऐसा कहने पर प्रियांशु ने बिना कुछ बोले ऑफिस की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ आई दीक्षा काफ़ी खुश थी, साथ ही साथ नर्वस भी। वहीं अक्षरा उसे मोटिवेट कर रही थी क्योंकि दीक्षा ने सक्षम को सरप्राइज़ देने का सोचा था और साथ ही वो उसे प्रपोज भी करने वाली थी। यही सोच कर वो नर्वस हो रही थी। साथ ही अपनी फीलिंग्स जाहिर करने की बात को लेकर वो बहुत ही खुश भी थी। दीक्षा और अक्षरा बैठकर बातें कर रहे थे कि कैसे क्या करना है। तभी ईशान वहाँ आया और दीक्षा की गोद में अपना सर रखते हुए बोला, भाभी माँ आपको पता है जब से घर आई है ना दी, आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो, सारी बातें केवल दी के साथ ही करते हो, आपके लिए तो जैसे मैं हूँ ही नहीं। कहते हुए बहुत ही इनोसेंट सा चेहरा बनाकर वो दीक्षा को देख रहा है, जिसे देखकर दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है ईशान। उसकी बात सुनते ही ईशान जल्दी से बोला, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप मुझे भी बताओ, अभी आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? उसकी बात सुनकर अक्षरा बोली, एक्चुअली भाभी भाई को प्रपोज करना चाहती हैं, इसीलिए हम प्लान बना रहे थे। ईशान बड़ी बड़ी आंखों से दीक्षा को देखने लगता है, फिर कहता है, भाभी माँ आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई, लेकिन आप भाई को प्रपोज करने वाली हैं, ये सुनकर ही मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आप दोनों को मुझे भी इस प्लान में शामिल करना होगा। दीक्षा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। तभी ईशान कहता है, वैसे भाभी माँ आपने वेन्यू डिसाइड कर लिया क्या? उसके बाद सुनकर दीक्षा कहती है, वैसे तो हम घर पर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो फिर वेन्यू डिसाइड करने की क्या ज़रूरत है? क्या सभी माँ आपको नहीं पता कि जहाँ तक मैं भाई को जानता हूँ वो आपके मुंह से सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, तो आपको उनके लिए ये दिन स्पेशल बनाना चाहिए। उसकी बात सुनकर अक्षरा भी बोलती है, अरे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ईशान बिल्कुल सच बोल रहा है। तब ईशान अक्षरा को चिढ़ाने के लिए कहता है, वैसे आप सोचती भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन आप सोचती कैसे हैं? आपके पास सोचने के लिए जो चाहिए होता है वो तो है ही नहीं। अक्षरा कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या चाहिए होता है सोचने के लिए? वो चीज़ आपके पास है ही नहीं, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और फिर भाभी माँ के प्लान पर फोकस करते हैं।
लेकिन अब तक अक्षरा को समझ आ चुका था कि इतनी देर से ईशान उसके दिमाग पर कमेंट कर रहा है। समझ आते ही वो अपने पास पड़ा हुआ कुशन उठाकर ईशान पर बरसाने लगी और ईशान उससे बचने के लिए भागने लगा। उसे भागता देखकर अक्षरा उसके पीछे दौड़ते हुए मारने लगी। कुछ देर में दोनों थककर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। अक्षरा लंबी सांसें ले रही थी तो ईशान उसे देखकर कहता है, आप थक गई क्या? अक्षरा अपना सर हाँ में हिला देती है तो ईशान कहता है, मुझे आपको ऐसे भगाना ही नहीं चाहिए था। उसकी बात सुनकर अक्षरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सब गलती मेरी ही है, मुझे भी समझना चाहिए था कि अब आप पूरी हो गई हैं। ऐसे भाग दौड़ वाले काम अब आपके बस की बात नहीं है। उसके इतना कहते ही जहाँ अभी अक्षरा के चेहरे पर स्माइल आई थी वहीं अब गुस्सा झलकने लगा था। वो गुस्से से चिल्लाती है, ईशान के बच्चे। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही ईशान अपनी उंगली को तो अपने दांतों के बीच दबाते हुए और शर्माते हुए कहता है, ईशान के बच्चे को आने में अभी टाइम है। उन दोनों की ये लड़ाई देखकर जहाँ दीक्षा हल्के हल्के से हंस रही थी वहीं ईशान की इस बात को सुनकर वो खिलखिला कर हंसती। यही हाल अक्षरा का भी था। ईशान की बात सुनकर वो भी खिलखिला कर हंसती और उनका साथ देते हुए ईशान भी। कुछ देर में जब सबकी हंसी शांत हुई तो ईशान ने कहा, वैसे अब मस्ती काफ़ी हो गई है तो अब प्लान पर डिस्कस कर लें। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। तो दीक्षा बोली, वेन्यू का क्या डिसाइड करना है? ईशान बोला, मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बोलो तो दूँ। उसकी बात सुनकर दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो ईशान ने आगे कहा, यहाँ से कुछ ही दूर पर भाई का एक वुडन फार्म हाउस है। आप चाहो तो सारे अरेंजमेंट्स वहाँ कर सकते हो। भाई को वहाँ भेजने का काम मैं और दी मिलकर कर लेंगे। उसकी बात सुनकर दीक्षा की आंखों में चमक आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सक्षम और प्रियांशु ऑफिस पहुंच चुके थे। दोनों कैबिन में बैठे हुए थे। तभी प्रियांशु बोला, बोल अब क्या बात है? हमारा शक सही था एक्सीडेंट को लेकर। वो एक प्लान्ड एक्सीडेंट था जो दीक्षा के लिए करवाया गया था और इन सब के पीछे तनीजा का ही हाथ है। उसकी बात सुनकर प्रियांशु उसे घूरते हुए कहता है, तुझे ये सब कब पता चला? सक्षम बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, एक्सीडेंट के अगले दिन। अच्छा, तो तू मुझे आज बता रहा है? इनफैक्ट बात ही क्यों कर रहा है? उसकी बात सुनकर अब सक्षम को रियलाइज़ होता है कि प्रियांशु गुस्सा है उसके ना बताने से, तो अपनी सफाई देते हुए कहता है, देख भाई, मैं तनीजा को खुद से सज़ा देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। अच्छा, तो सज़ा क्या सोच रखी है तूने? सक्षम उसे कुछ बताता है जिसे सुनते ही प्रियांशु के चेहरे पर डबल स्माइल आ जाती है। वो उसे स्माइल के साथ कहता है, ये काम तो बस आज ही पूरा हो जाएगा। अब तैयार हो जा विश्वास तनीजा, एक ज़बरदस्त झटका खाने के लिए। उसकी बात सुनकर सक्षम भी स्माइल करते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है और कहता है, ये छोटी सी सज़ा ही दे रहा हूँ मैं उसे, क्योंकि दीक्षा को कुछ हुआ नहीं। अगर उसे एक हल्की सी खरोंच भी आ जाती तो मैं उसे इस दुनिया से ही गायब करवा देता। उसकी बात सुनकर प्रियांशु कहता है, अच्छा तो अब ठीक है, चल अब शुरू हो जा। वैसे भी तूने काफ़ी दिनों की छुट्टी कर ली है, तो चल काम पर लगते हैं, तभी तो उसे मिलेगा कल बहुत बड़ा झटका। उसकी बात सुनकर सक्षम भी हाँ में अपना सर हिला देता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा भी तैयारी में जुटी हुई थी ताकि सक्षम को सरप्राइज़ दे सके। इसमें ईशान और अक्षरा उसकी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। ऐसे ही काम करते हुए शाम हो जाती है। सक्षम जब घर आता है तो उसे ईशान और अक्षरा दोनों रेडी हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों से पूछता है, वैसे कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? उसके बाद सुनकर ईशान अक्षरा की तरफ देख कर कहता है, भाई सिर्फ हम ही नहीं आप भी चल रहे हैं, इसीलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए फिर बताता हूँ। सक्षम अपने कंधे उचकाते हुए अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर वापस आता है तो अक्षरा को देखकर पूछता है, वैसे अक्षु तेरी भाभी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? भाई भाभी अभी रेडी हो रही है और प्रियांशु भी अभी नहीं आए हैं, तो मैंने उन्हें कह दिया है वो भाभी को लेते चले आएंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ चलो। उसकी बात सुनकर सक्षम भी ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही सक्षम को 2 बाइक खड़ी दिखाई देती हैं, जिसे देखकर सक्षम कहता है, क्या हम इससे जाने वाले हैं? उसकी बात सुनकर दोनों अपना सर हाँ में हिला देती हैं। तो सक्षम अपनी बाइक पर बैठ जाता है, वहीं दूसरी बाइक पर ईशान और अक्षरा बैठ जाते हैं। सक्षम अपनी बाइक आगे बढ़ा देता है।
ईशान भी उसके पीछे बाइक दौड़ा देता है। जब वो लोग फार्म हाउस पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले ही मोड़ पर सक्षम की गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ जाती है। वहीं ईशान की गाड़ी जब दूसरी तरफ के लिए कुछ दूर आगे जाती है तो एक और बाइक आकर उनके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में दोनों बाइक एक क्लब के सामने आकर रुकती है, जिसमें ईशान और अक्षरा दोनों बाइक से नीचे उतरते हैं। वहीं दूसरी गाड़ी का लड़का आज जब अपनी हेलमेट उतारता है तो वो कोई और नहीं, प्रियांशु होता है। दरअसल अक्षरा ने उसे पहले ही सारी बातें बता दी थी, जिसे सुनकर वो भी इस प्लान में शामिल हो गया था। ईशान अपनी बाइक से नीचे उतरते हुए बोला, वैसे भाई, कभी कभी गलत रास्ता भी सही मंजिल की ओर ले जाता है। इसी के साथ उसने अक्षरा को हाई फाई दिया और सब हंस पड़े। तभी प्रियांशु बोला, अच्छा, अब यहीं रहना है या अंदर भी चलना है? उसकी बात सुनकर दोनों जल्दी से बोले, अरे अंदर चलना है। इसी के साथ तीनों अंदर क्लब में चले गए। वहीं दूसरी तरफ जब सक्षम फार्म हाउस पर पहुंचा तो वहां अंधेरा देखकर खुद से ही बोला, लगता है आज काकी जल्दी घर चले गए हैं, इसीलिए लाइट्स नहीं जल रही हैं। यही सोचते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, गेट खुला हुआ था। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा, वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गई। घर में अंधेरा था, लेकिन चारों तरफ कैंडल्स जल रहे थे, जो उस जगह को रोशन करने के लिए काफ़ी थे। उन कैंडल्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन कैंडल्स की हेल्प से रास्ता बनाने की कोशिश की गई है। ये देखकर सक्षम शौक सा होता हुआ उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके पीछे के लाइट्स जलते जा रहे थे। ये देखकर ना जाने क्यों पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज धड़क रही थी। कुछ दूर आगे चलने के बाद कैंडल से बना हुआ रास्ता खत्म हो गया और आगे कहाँ जाना है ये भी समझ नहीं आ रहा था। सक्षम ने पीछे पलटकर एक बार फिर से देखा। वो इधर उधर देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि आगे का रास्ता कहाँ से है। तभी उसके कानों में पायल की झनकार सुनाई दी, जो कुछ आगे से ही आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर सक्षम के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो अपने आप में बुदबुदाते हुए बोला, दीक्षु, इन सबको देखकर अब मुझे उसे देखने का बहुत दिल कर रहा है। जब अब मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। कहाँ हो दीक्षु, सामने आ जाओ। तभी एक बार फिर से चूड़ी की खनखनाहट उसके कानों में पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए इस आवाज़ की दिशा की ओर मुड़ गया। कुछ दूर आगे चलने पर उसे वही दीवार पर चिपका हुआ एक नोट मिला, जिसे देखकर उसने जल्दी से उसे उठा लिया और पढ़ने लगा। हेलो हस्बैंड जी, अब स्माइल करना छोड़िए और अगर मुझे देखना चाहते हैं तो फिर मुझे ढूंढिए। सक्षम जो हस्बैंड जी पढ़ते ही स्माइल करने लगा था। आगे के सेंटेंस पढ़ते हुए उसकी आंखों में दीक्षा के लिए ढेर सारा प्यार दिखाई देने लगा। तभी उसने आगे पढ़ा, चलिए अब मुझे जल्दी से ढूंढिए, वरना मैं नाराज़ हो गई तो फिर आज तो आपको मिलूंगी नहीं। ये पढ़ते ही सक्षम हंसने लगा और खुद से ही बोला, अब तो जल्दी ही आपको ढूंढना पड़ेगा वाइफ जी। इसी के साथ वो फिर से आसपास देखने लगा। तभी उसकी नज़र वहीं दीवार पर लगे हुए हार्ट शेप गुब्बारे पर पड़ी। वो बहुत सारे गुब्बारे थे। सक्षम ने जब ध्यान से उन गुब्बारों को देखा तो वो एक एरो के शेप में लगे हुए थे। ये देखकर सक्षम के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उस एरो की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक रेड रोज़ मिला, जिसे देखकर सक्षम ने उस रोज़ को उठा लिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर और आगे बढ़कर एक और रोज़ था। सक्षम ने उसे भी उठा लिया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलने पर सक्षम ने देखा वो सीढ़ियों के पास पहुंच चुका है, जो कि सीधा छत पर जाती थी। ये देखकर सक्षम के चेहरे पर एक बार फिर से बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गया और जैसे ही छत पर पहुंचा, वहां के नज़ारे को देखकर वो हैरान रह गया। वहां पर सक्षम की बनाई हुई काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी, जिसमें दोनों साथ में थे। उनके पीछे लाइट लगाकर उसे ब्राइट बनाया गया था। वो छत के रेलिंग से लगी हुई थी। आसमान में पूनम का पूरा चांद चमक रहा था, जिसकी रोशनी से पूरी छत भी रोशन थी। फ्लोर पर आर्टिफिशियल कैंडल्स यहाँ वहाँ जल रहे थे। उनके बीच में गुलाब के फूल की पत्तियां बिखरी हुई थी। वहीं एक तरफ को छोटा सा टेबल रखा गया था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उसके दोनों साइड बहुत ही प्यारी सी कुर्सियां रखी हुई थी। साथ ही उस टेबल पर बहुत सारे डिश रखे हुए थे। सक्षम ये सब देखने में बिल्कुल खो सा गया।
उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि दीक्षा उसके लिए ये सब करेगी। ये सब उसे बहुत ही स्पेशल फील करवा रहा था। साथ ही साथ अब उसकी दीक्षा से मिलने की बेचैनी में बढ़ती जा रही थी। अब उससे दीक्षा को देखने का इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। तभी वो आवाज़ देते हुए बोला, वाइफ जी कहाँ हैं आप? मैं यहाँ तक आ गया लेकिन आपका कहीं नहीं पता। अब कहाँ ढूंढूं मैं आपको? सक्षम ने अभी इतना ही कहा था कि हवाओं से मीठी सी रोमांटिक धुन गूंज उठी, जिसे सुनकर सक्षम ने इधर उधर देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। वो उस तरफ बढ़ता तभी एक तरफ की लाइट्स अचानक से जल उठी। अचानक से जली लाइट से उसका ध्यान जब उस तरफ गया तो उसने देखा वहाँ रेड कलर का बहुत बड़ा सा बलून है जिसके अंदर लाइट्स लगी हुई है। उस बलून पर बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया था, आई लव यू हस्बैंड जी। ये देखकर अचानक ही सक्षम की धड़कनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिल उसके सीने को छोड़कर बाहर आ गिरेगा। ये महसूस करते ही सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल पर हाथ रखकर होले से बुदबुदाते हुए बोला, अब कितना तड़पाएंगे वाइफ जी, अब तो आपका दीदार करवाइए। उसने ये कहा ही था तभी उसे चूड़ियों के खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो जल्दी से पलटने ही वाला था कि तभी पीछे से उसके सीने को चूड़ियों से भरे बहुत ही खूबसूरत से दो हाथों ने जकड़ लिया। इसी के साथ अचानक ही जैसे सक्षम के दिल में सुकून उतर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पीठ से लगे हुए सीने में धड़कते हुए दिल की धड़कनों को सुनने लगा। धड़कनों की रफ्तार उसे बहुत ही प्यारी और सुकून भरी लग रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई और हाथ अपने सीने पर रखे उन हाथों पर चले गए। दीक्षा सक्षम को पीछे से जकड़े हुए खड़ी थी। वहीं सक्षम भी दीक्षा की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद दीक्षा ने कहा, पता है आपको आपकी बाहों में ऐसा महसूस होता है जैसे मैं दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हूँ। उसकी बात सुनकर सक्षम मुस्कुरा देता है और अपने हाथों से पकड़े हुए दीक्षा के हाथों को झटके से खींचकर आगे कर उसको अपनी बाहों में जकड़ कर कहता है, और आपकी बाहों में मुझे मेरा सुकून मिलता है। कुछ पल ऐसे ही महसूस करने के बाद सक्षम कहता है, ये सब आपने मेरे लिए किया है। आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर आज मैं आपके लिए ये करना चाहती थी। पर ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया, बल्कि ईशान और अक्षरा ने मेरी पूरी हेल्प की है। वो तो मैं यहाँ की डेकोरेशन देखकर ही समझ गया था, क्योंकि उन दोनों का मुझे बुलाने बहाने से यहाँ लाना और फिर आधे रास्ते में ही मुझे छोड़कर चले जाना, इसका मतलब तो साफ ही था कि वो लोग जानते थे इस बारे में। उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुरा कर कहती है, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आपकी इजाज़त है कि अब मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूँ? आपको कुछ भी बोलने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकती हैं। उसकी बात सुनकर दीक्षा उसकी बाहों से अलग होती है और उसके सामने जाकर खड़ी होती है, और जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है वैसे ही सक्षम उसके होंठों पर हाथ रख कर कहता है, श्श, अभी कुछ मत कहो, मुझे बस तुम्हें देखने दो। दीक्षा आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर की सिंपल नेट की साड़ी रेड ब्लाउज के साथ पहनी हुई थी, जिसका डीप बैक नेक था और साथ ही क्वार्टर स्लीव्स। पूरी साड़ी पर रेड कलर के धागे से फ्लावर बने हुए थे, जो साड़ी को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। दीक्षा ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था और बालों को हल्के से कर्ल कर रखे थे, जो दीक्षा के लुक को खूबसूरत बना रहे थे। साथ ही हल्का सा मेकअप और रेड कलर के लिपस्टिक के साथ ही कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में भर भर कर लाल रंग की चूड़ियाँ, पैरों में पायल और बिछिए, और इन सब के साथ उसके लुक को कंप्लीट करता उसके मांग में भरा हुआ सुर्ख लाल रंग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र। इस रूप में दीक्षा ने सक्षम के दिल को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। सक्षम उसके इस रूप को अपनी आंखों में बसा रहा था। वही सक्षम का दीक्षा को ऐसे देखना उसके गालों पर सुर्खियाँ ला रहा था। जब दीक्षा ने से उसकी नजरें झेली नहीं गई तो उसने अपने कदम आगे बढ़ाकर सक्षम की आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं अपने दिल की बात आपको कैसे बता पाऊंगी? उसकी बात सुनकर सक्षम के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, लेकिन इन सब को देखने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि आप क्या कहना चाहती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से ये सब सुनने को बेताब हुआ जा रहा हूँ। जो ख्वाहिशें आपके इश्क में थी उसमें डूबने को मरा जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर दीक्षा ने उसकी आंखों से अपना हाथ हटा लिया और वहीं रखे एक रेड हार्ट बलून को उठाकर सक्षम की तरफ बढ़ते हुए कहना शुरू किया,
जब पहली बार आप सामने आए थे तो नज़रें आपके ऊपर ही ठहर गई थी, लेकिन अगले ही पल आपके हाथों में मेरा दुपट्टा देखकर मुझे गलतफहमी हो गई और मैं आपसे नफ़रत करने लगी। चाहे नफ़रत हो या अट्रैक्शन, लेकिन आप ही मेरे जहन में छाए हुए थे। मैं चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रही थी। पर जब मैं आपके ऑफिस आई तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि आप अच्छे हैं। जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि आप अच्छे हैं, वैसे ही आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। लेकिन आपके ज़बरदस्ती शादी करने के बाद भी मैं आपसे नफ़रत नहीं कर पाई। बस एक नाराज़गी थी जिसे निकालने की कोशिश की थी मैंने। लेकिन धीरे धीरे कब आपसे प्यार हो गया समझ ही नहीं आया। लेकिन जिस दिन आपने मुझे अपने दिल की बात बताई, उस दिन पता नहीं क्यों पर दिल कर रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊं कि आपने मुझसे शादी इसीलिए की क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे, ना कि मुझसे बदला लेने के लिए। उस समय भी मुझे एहसास नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब जब आपका एक्सीडेंट हुआ, उस समय आपसे दूर जाने का एहसास से ये एहसास हुआ कि मैं अब आपकी ही हूँ। मैं तो कब की आपकी हो चुकी हूँ। आई लव यू हस्बैंड जी, सो मच, आई लव यू। उसके बाद सुनकर सक्षम ने जल्दी से बलून लेकर साइड में रखा और जल्दी से दीक्षा को गले लगाते हुए बोला, आई लव यू टू वाइफ जी। दोनों कुछ देर तक गले लगते रहे और एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। फिर दीक्षा उससे अलग हुई और उसकी तरफ अपने हाथ करके अपने सर को हल्का सा नीचे झुका कर बोली, मैं आई डांस विद यू। सक्षम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। ऑफ कोर्स। इसी के साथ दीक्षा ने अपने फ़ोन में म्यूज़िक सिस्टम का गाना चेंज किया और फिर सक्षम के साथ के हाथ को थाम लिया। बैकग्राउंड में बजता हुआ गाना बिल्कुल दोनों के हालात बयां कर रहा था। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार पे हो जाऊं फना। तभी सक्षम ने आगे बढ़कर दीक्षा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। दीक्षा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसके होंठ सक्षम के होंठ का साथ देते हुए उसके होंठों के साथ अटखेलियाँ करने लगे। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होंठों के सरगम, जैसे साथ हैं करवट याद की, जैसे साथ बाहों के संग। न जाने कितने ही पल आए और गुजर गए, पर उन दोनों को ही कोई होश नहीं था। दोनों बस एक दूसरे को बड़ी ही शिद्दत के साथ महसूस कर रहे थे। जब दोनों की सांसें चढ़ने लगी तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और सक्षम ने दीक्षा के सर से अपना सर जोड़ लिया। जितने पास पास ख्वाबों के नज़र, उतने पास तू रहना हम सफ़र, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे इश्क में हो जाऊं फना। सच बताएं दोस्तों, इस गाने को लिखते वक्त कहानी हमसाया वाले युवराज श्रद्धा याद आ गए, जो हमारी पसंदीदा कहानी में से एक है। वो चांदनी रात वाली बालकनी का सीन, वाह! जिन लोगों ने वो सुनी या पढ़ी है उन्हें याद आ जाएगा कितनी शिद्दत थी उस सीन में। उनका मसला अलग था तो आके सुजाने दे वाला है। यहाँ दीक्षम है तो चले देखते हैं उन्हें। दोनों ही लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद सक्षम बोला, वैसे अगर आप आज मेरा पेट प्यार से ही भरने वाली हैं तो मैं खुश हूँ, लेकिन इस पापे पेट को भूख लगी आई है। उसकी ऐसी बातें सुनकर दीक्षा शर्मा कर बोली, चलिए पहले डिनर करते हैं। वो सक्षम का हाथ पकड़कर वहीं रखे हुए छोटे से टेबल पर ले आई। उस टेबल पर सक्षम की मनपसंद डिशेस रखी हुई थी, जिसे देखकर सक्षम खुश हो गया और जल्दी से दीक्षा के लिए चेयर खाली कर उसे बिठाया और फिर खुद बैठते हुए बोला, मुझे अपने फेवरेट डिश को अपने सामने देखकर रुका नहीं जा रहा, तो क्या हम खाना स्टार्ट कर सकते हैं? दीक्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया और उसके प्लेट में खाना सर्व करने लगी। उसके सर्व कर देने के बाद सक्षम ने कहा, वैसे अगर आप चाहो तो आप मुझे अपने हाथों से खिला सकती हैं। दीक्षा ने स्माइल करते हुए प्लेट से निवाला उठाया और सक्षम की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर सक्षम ने मुस्कुराते हुए उस निवाले को अपने मुंह में ले लिया और जैसे ही उसने खाने को टेस्ट किया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो प्यार से दीक्षा को देखने लगा, जो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सक्षम को देख रही थी। तभी सक्षम ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, आपको पता है, माँ हमेशा कहती थी एक लड़की जब अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आएगी तो वो अपने साथ साथ देवी लक्ष्मी, देवी अन्नपूर्णा और भी ना जाने कितनी ही देवी को अपने साथ लेकर आएंगी। आपके आने के बाद मुझे माँ की बातें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप सच में देवी का स्वरूप हैं।
उसकी बात सुनकर दीक्षा की आंखों में अपने पति के लिए गर्व छलक रहा था। ये सच भी तो है, एक औरत को देवी लक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि उनकी मनी मैनेजमेंट किसी बहुत अच्छे फाइनेंस मैनेजर से भी अच्छी होती है। इसका एग्जाम्पल मेरी ऑथर माँ है। एक औरत के अंदर अन्नपूर्णा भी होती है। जब एक माँ अपने हाथों से खाना बनाती है और उस खाने की बराबरी मास्टर शेफ तक नहीं कर पाते, और जब बात अपने परिवार पर आती है तो इन्हीं औरतों को देवी काली का रूप धरने में भी वक्त नहीं लगता है। वैसे आपकी क्या राय है इस मामले में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं दीक्षम की तरफ। सक्षम की ऐसी बातें सुनकर दीक्षा को सक्षम पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। तभी सक्षम ने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने तो अपने हिसाब से टेस्ट आपको बता दिया, अब आप बताइए खाकर कि आपने ये खाना कैसे बनाया है। दीक्षा उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है और उसके हाथों से निवाला खा लेती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को खाना खिलाती हैं। खाना खत्म होने के बाद सक्षम दीक्षा की तरफ देखकर कहता है, क्या अभी और भी सरप्राइज बाकी है? दीक्षा हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है, जिसे देखकर सक्षम के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। तभी दीक्षा कहती है, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आई। कहते हुए वो वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ जाती है और सक्षम वहीं खड़े होकर उस जगह की सुंदरता को और साथ में दीक्षा द्वारा की गई मेहनत को देख रहा था। इसी के साथ उसके कानों में दीक्षा के बोले गए शब्द बार बार गूंज रहे थे जब दीक्षा ने सक्षम को प्रपोज किया था। आज सक्षम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। वो अभी भी दीक्षा को अपने पास ही महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन बहती हवाओं में भी दीक्षा का अंश है, जो हर बार उससे टकराते हुए उसका आलिंगन कर रहा है। ये सब महसूस करते हुए सक्षम ने खुद को ये अपनी बाहों में भर लिया और अपने चेहरे को चांद की तरफ मोड़ दिया, जो फलक पर बड़ी ही गर्व के साथ चमक रहा था। जैसे इन दोनों के अलावा उससे और भी बहुत से प्यार का गवाह होने का गुरूर है। तभी दीक्षा अपने हाथ में एक ट्रे लिए हुए ऊपर आई और एक तरफ को बढ़ गई। सक्षम भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ को बढ़ गया। जैसे ही सक्षम छत के दूसरे कोने पर पहुंचा, उसके चेहरे की स्माइल और एक चमक फिर बढ़ गई। अब ये सरप्राइज कैसा होने वाला है, ये अगले भाग में देखते हैं। और दीक्षम की ये चांदनी भरी रोमांटिक रात आपको कैसी लग रही है, बेझिझक बताना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सब एक ही फैमिली हैं यारो।